हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल केड़ो हाल है कैसा का और मैं रजत गावड़े आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन की एक नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हमने पिछले बार क्या देखा था, हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को अच्छे से गो थ्रू किया, हमने अच्छे से उसकी हर एक इंट्रोडक्टरी लाइन देखी, हमने हर एक कांसेप्ट को अच्छे से गो थ्रू किया। अगर अभी तक आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं देखा, मैं कह रहा हूं 2023-24 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ही होने वाला है। इसलिए मैंने सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करवाया था कि मुझे लगा सबसे बढ़िया चैप्टर है स्टार्ट करने के लिए। अभी तक नहीं देखा, जल्दी जाके देखो, यहीं पे आ चुका होगा या फिर आप मेरी वहां पे नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका, या फिर आप मेरे चैनल के अंदर मेरी प्लेलिस्ट होगी वहां पे देख सकते हो। वन शॉट भी आ चुका है इसका, 2 घंटे कुछ 40 मिनट का, जरूर देखना उसे। एक बार गो थ्रू कर लोगे आप चैप्टर्स को, मुझे नहीं लगता उसके बाहर से कुछ भी एक सिंगल पॉइंट भी आएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सर आज हम क्या करने वाले हैं? सर आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 मनी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, हमारे लिए सबसे पहला चैप्टर, क्योंकि जनरली स्कूलों के अंदर यही चैप्टर्स करवाए जाते हैं। स्कूलों के अंदर या तो मनी एंड बैंकिंग से स्टार्ट करवाया जाता है, या चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से शुरू करा जाता है। तो अभी हमें उसके स्कूलों के अकॉर्डिंग भी देखने, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे लगता है कि अभी अपने यूनिट टेस्ट को अपीयर करने ही वाले हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी वीडियो है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 मनी। तो सर क्या है ये? पैसा 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 पैसा। तो चैप्टर नंबर 5 मनी। सर मनी है क्या चीज? सर मनी का क्या इंपॉर्टेंस और सीबीएसई ने क्यों दिए हमें चैप्टर? मैं हमेशा कहता हूँ दो चीजों के ऊपर सीबीएसई सर फोकस करिए, कंसेप्चुअल थिंकिंग और व्यू पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स। दोनों चीजों के अकॉर्डिंग देखेगी, क्यों सीबीएसई ने इन क्वेश्चंस की परसेंटेज इंक्रीज कर दी गई है। तो सीबीएसई कह रहे हैं कि हम ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे सर कंसेप्चुअल थिंकिंग और व्यू पॉइंट के, क्योंकि स्टूडेंट्स की राय क्या है, स्टूडेंट के अंदर रट्टाफिकेशन कितना कम है और जानकारी कितनी ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स के अंदर करेंगे। सबसे पहला पार्ट को जो अभी कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या देखेंगे? मनी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके दूसरे पार्ट के अंदर हम देखेंगे मनी के फंक्शंस, और तीसरे और लास्ट पार्ट के अंदर हम सप्लाई ऑफ मनी को देखेंगे, जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर के अंदर इसके बाहर से कुछ नहीं आता। जनरली देखा जाए जो बार्टर सिस्टम है ना, उसके ऊपर पिछले कुछ सालों से जो हम यहाँ पे करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक जनरली काफी सालों से नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि सीबीएसई अचानक से प्रकट होता है कि एक जो टॉपिक है जो काफी सालों से नहीं आ रहा, वो अचानक से दे देता है। तो बार्टर सिस्टम इसके अंदर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लिख लो साथ साथ कि अगर आप इस चैप्टर को अगर आप प्रिपेयर करो ना, आपको कौन कौन से टॉपिक्स को बहुत अच्छे से फोकस करना है। एक तो बार्टर सिस्टम को अच्छे से करना है, और फंक्शंस ऑफ मनी जो कि पिछले साल डिलीटेड थे, पिछले साल ऐड ऑन तो हो गए थे वो, पर काफी जगह सीबीएसई ने मेरे हिसाब से एग्जाम में इसलिए नहीं दिए क्योंकि सीबीएसई को लगा कि अवेयरनेस नहीं है, पर इस साल फुल अवेयरनेस इन टॉपिक्स के बारे में। तो सीबीएसई फंक्शंस ऑफ मनी को भी दे सकता है। ये दोनों मुझे लगता है सबसे मोस्ट क्रूशियल मतलब पॉइंट देखा जाए या फिर क्रूशियल टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर आने से। और जो तीसरे सप्लाई ऑफ मनी, वहां पे 1 मार्कर क्वेश्चन से भरा पड़ा है, वो आपको 1 मार्क क्वेश्चन सबसे ज्यादा वहां पे है। तो तीनों वीडियोस को अच्छे से गो थ्रू करना, किसी भी पॉइंट को छोड़ना मत। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5 मनी। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, मेरे हर नोट्स के अंदर एक इंट्रोडक्टरी लाइन होती है। आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना होता है मैं वापस बता देता हूं आप लोगों को जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं। आंसर को 4 तरीके से मतलब 4 पार्ट्स के अंदर अटेम्प्ट किया जाता है। सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन। आपको सबसे पहले क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन लिखना है। दूसरा आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। तीसरे के अंदर आपको कंटेंट लिखना है। ठीक है, काफी बच्चे सीधा कंटेंट लिखने लग पड़ते हैं और कहते हैं सर हमारे मार्क्स प्रेजेंटेशन के काटे हैं। वो प्रेजेंटेशन क्या थी कि आपने जो चारों पॉइंट थे इन्हें सीक्वेंस के अंदर नहीं करा। आपको इंट्रोडक्शन करना है, फ्लो चार्ट्स करना है, फिर आपको कंटेंट लिखना है और लास्ट के अंदर कंक्लूजन लिखना है। तो अब बच्चा मुझसे पूछता है सर फ्लो चार्ट समझ में आ गए, फ्लो चार्ट तो जो पॉइंट्स है उन्हें हेडिंग लिखेंगे और ऐसे करके दिखा देंगे। जैसे ये हेडिंग लिखी हम लोगों ने, यहाँ पे ऐसे एक पार्ट, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा। मैंने कहा हाँ ये फ्लो चार्ट होते हैं। तो फ्लो चार्ट में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं हमें कंटेंट में कोई दिक्कत आएगी। पहले 2 पॉइंट्स बता दो। तो मैं कहता हूँ कंक्लूजन पता है क्या होता है? आपकी जो क्वेश्चन की हेडिंग है ना, वही आपका कंक्लूजन है। आपको पूछ रहा है डिफाइन द ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। आपकी कंक्लूडिंग लाइन क्या होगी? तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब मेन आते हैं सर ये लास्ट लाइन भी समझ में आ गई, इंट्रोडक्शन क्या लिखें? क्योंकि ये जो इंट्रोडक्टरी और कंक्लूजन लाइन होती है ना, ये 95% एग्जामिनर्स नहीं पढ़ते। सर फिर लिखनी क्यों है? मैं कहता हूँ कि यार, मैं हमेशा कहता हूँ एग्जामिनर कौन है? एग्जामिनर है नाराजीता। उसे आप 50 चीजें दिखा दो तो क्या उसका मन नहीं भरेगा। वो कहेगा जो एक चीज प्रेजेंट नहीं है ना, यार मुझे तो वही पर्टिकुलर चीज चाहिए थी। तो एग्जामिनर भी क्या है? नाराज ही चाहिए। उसे क्या 4 चीज चाहिए? इंट्रोडक्शन, फ्लो चार्ट, कंटेंट और लास्ट कंक्लूजन। अगर आप एक भी चीज नहीं लिखते हो तो उस बंदे को खटकेगा। वो तो कमियां निकालने के लिए बैठा है, वो तो कमी कहीं ना कहीं निकाल देगा कि भैया इसने तो इंट्रोडक्शन लिखा ही नहीं है। लेकिन जब आप पहले ही क्वेश्चन के अंदर चारों पॉइंट्स लिख देते हो ना, एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि भैया बच्चा होशियार है,
इसके मार्क्स काटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसे क्योंकि एग्जामिनर के मन में रहते हैं मुझे मेरी नौकरी भी पसंद है, मुझे अगर कहीं आगे जाके कहीं इसके मार्क्स मैंने गलती से गलत ज्यादा नंबर काटे हो तो सामने से ऑर्डर्स भी तो आ जाएंगे मेरे खिलाफ। तो वो एग्जामिनर बहुत ही लीनियंट चेकिंग करता है। तो आपको भी ऐसी जो स्ट्रेटेजीज है इन्हें अपनाना है। तो मैंने जैसे बता दिया कि आंसर किस तरीके से लिखना है, तो यही आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन है, चाहे जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए। सर अब आपके बच्चों को मन में एक और सवाल आता है कि सर हर एक चैप्टर के अंदर अलग अलग, मतलब हर एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक, तो हर टॉपिक की अलग अलग इंट्रोडक्टरी लाइन याद करें। मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं, किसी हालत में ये गलती करनी ही नहीं है। एक चैप्टर एक इंट्रोडक्टरी लाइन, जैसे मैंने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का भले जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, इंट्रोडक्टरी लाइन एक ही लिखनी है जो मैंने उस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताई थी। दैट इज अ नेचर्स वेल्थ neither lies in it land water forest mine nor in its dweller but in a healthy and wealthy men women and children। आपको ये लाइन लिखनी है। मैं हर एक नोट्स के अंदर स्टार्टिंग वाली ये जो लाइन है ना, ये इंट्रोडक्टरी लाइन है। जैसे इस चैप्टर के अंदर ये इंट्रोडक्टरी लाइन है, जो क्वेश्चन आ जाए ये लिख के आनी है। फिर आप कहोगे सर हमने आपसे पढ़ा था नंबर नहीं है, तो मैंने कहा है कि मेरे ये स्ट्रेटेजीज भी फॉलो करनी है अच्छे से। मैं कह रहा हूँ चारों पॉइंट्स को अच्छे से लिखना है। अगर चारों पॉइंट में से एक भी मिस किया ना तो बॉस नंबर कट सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मनी है क्या चीज? तो हम कहते हैं मनी एनीथिंग व्हिच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सर पैसा क्या है? पैसा वो हर एक वो चीज है जिसे हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे। सर समझ में नहीं है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और ये वर्ड है ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब सर मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमें समझ में नहीं आया। मैं कहता हूँ कि देखो मुझे पर्टिकुलर बंदे से कोई कमोडिटी चाहिए, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मुझे बुक्स चाहिए, तो मुझे उससे बुक्स चाहिए तो मैं उससे क्या दूंगा? उसे पैसे तो दूंगा, तभी तो हम क्या कर पाएंगे? एक्सचेंज कर पाएंगे सर्विसेज। जो भी कमोडिटी है वो क्या हो पाएगी? एक्सचेंज हो पाएगी। वो उस बंदे से मेरे पास हो रही है तो वो क्या हो रही है? कमोडिटी एक्सचेंज हो रही है। और उस कमोडिटी को एक्सचेंज करने के लिए मैंने उसे क्या दिया? मैंने उसे मनी तो दिया। तो मनी क्या एक्ट कर रही है? एक मीडियम ही तो है, एक जरिया ही तो है। अब इस काफी बार है जो वर्ड्स है ना इनके ना संधि विच्छेद कर दिया करो। मैं सबसे बढ़िया वर्ड मानता हूँ संधि विच्छेद। जैसे मैंने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी कंसेप्ट को संधि विच्छेद करके बताया था। मतलब ह्यूमन को अलग समझाए, कैपिटल को अलग समझाए, फॉर्मेशन को अलग समझाए। अलग अलग जब इनके मतलब समझ में आते हैं, जब आप इकट्ठा कर देते हो ना इन सबको, तो आपको और अच्छे से आ जाता है। मीडियम का क्या मतलब होता है? जरिया। एक्सचेंज का क्या होता है? जैसे मतलब कोई एक पर्टिकुलर ट्रांसफर ऑफ अ चीज। तो फिर इसके अंदर क्या है? तो मनी ने क्या किया? मैंने उस बंदे से बुक्स ली और उससे मैंने क्या दिए? पैसे दिए। तो मनी ने किस तरीके से एक्ट किया? एक मीडियम ही तो बना वो उस बुक का एक्सचेंज होने का। तो मनी क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ओके, फॉर एग्जांपल रुपीस इन इंडिया, जैसे रुपीस है इंडिया के अंदर, आप पैसा देके कोई भी चीज ले सकते हो। एंड डॉलर्स इन यूएसए, और जो डॉलर्स है यूएसए के अंदर, तो रुपीस और डॉलर क्या है? और भी जो भी पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी होती है वो सब एक क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सर मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, पर आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं डेफिनेटली कहता हूँ, इस गारंटी देता हूँ इस पर से क्वेश्चन नहीं आएगा। पर फिर भी हमें जानना जरूरी है कि 5 मिनट आप लगा लोगे तो मेरे सबसे कुछ ज्यादा वेस्टेज होगी नहीं आपका। तो क्या इसके अंदर तो मतलब मनी किस तरीके से इवॉल्व हुई थी, तो हम इसके अंदर क्या देखेंगे? इवोल्यूशन ऑफ मनी की मनी किस तरीके से इवॉल्व हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता था? तो अगर आप सोचो यार, आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, कुछ कार्टून भी देखे होंगे। मुझे भी 2-3 कार्टून कैरेक्टर्स ऐसे याद आ जाते हैं जिसके अंदर वो कुछ वो सोने के सिक्के कलेक्ट करते थे और वो मतलब लास्ट के अंदर ऐसे घूमते फिरते, फिर वो सोने की कितनी हमने वो कॉइंस इकट्ठा करे, ऐसे कुछ एक कार्टून था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। और बहुत सारे सीरियल्स या हमने मूवीज देखी हुई है ऐसी। तो इनके अंदर आपने एक चीज नोटिस करी कि अगर मैं बात करूं बहुत पहले राजा महाराजों के टाइम पे, क्या रुपीस चलते थे? नहीं सर, रुपीस कहाँ चलते थे? डॉलर चलते थे सर। डॉलर मतलब क्या बात करो, ये सारी चीजें तो चलती नहीं थी। मैंने पूछा फिर चलता क्या था? सर वो तो सोने के सिक्के और सिल्वर के, सोने चांदी के जो सिक्के थे उन्हें यूज करते थे। तो मैंने कहा हाँ, मनी यहीं से इवॉल्व हुआ था। किस तरीके से? तो कहते हैं इनिशियली कॉइंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर इंट्रोड्यूस्ड एज मनी। इनिशियली जो कॉइंस थे किसके? सोने के और चांदी के, उन कॉइंस को यूज किया गया किस तरीके से? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे। देन कम्स द अलॉय मेटल। उसके बाद क्या है? अलॉय मेटल के जो आजकल आप जो सिक्के यूज करते हो ना, जो चांदी टाइप से आपको लगते हैं, तो वो क्या है? अलॉय मेटल के तो है। देन कम्स द अलॉय मेटल which were used for coinage। जिन्हें कॉइंस के, जब कॉइंस का जमाना आ गया, जब सिक्कों के अंदर डील होने लग पड़ी, तो कॉइनेज किस चीज को रेफर कर रहा है? सिक्कों के पीरियड को। अलोंग विद द पेपर मनी, उसके बाद पेपर मनी आ गई। अब क्या है सर? अब तो ये तो आपने बता दिया कि हाँ सर पहले सोने चांदी के सिक्के, फिर सिर्फ अलॉय मेटल के जो आजकल के जो सिक्के आते हैं वो आए, फिर हमारे पेपर नोट्स आ गए। सर अब किस चीज का जमाना है सर? अगर हम आज के प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आप काफी बच्चे कहेंगे सर आई डोंट हैव दिस पेपर मनी, सर आई यूज डेबिट कार्ड। तो सर डेबिट कार्ड भी कौन सी मनी है? प्लास्टिक मनी, जो अभी इसके बाद आई है। ओके,
नाउ इज द टाइम ऑफ प्लास्टिक मनी। आज अगर हम देखा जाए टुडे, आज ज्यादातर लोग जो है अब किस चीज का यूज करते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स का तो यूज करते हैं। फ्लिपकार्ट पे तो जो फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते होंगे वो तो हर किसी के अंदर फ्लिपकार्ट का, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते होंगे। तो वो ये नाउ इज द टाइम ऑफ प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो आपके जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है वो क्या है, एक प्लास्टिक मनी का ही पार्ट है। अब काफी बच्चे ऐसे होंगे, सर वी डोंट यूज प्लास्टिक मनी, सर आई हैव अ फोन पे इन माय फोन। तो सर मैं जब भी पेमेंट करता हूँ मैं फोन पे से कर देता हूँ। मैंने कहा ये भी है इसके अंदर, दैट इज ई मनी। ई मनी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी। आपने उस बंदे को कोई कमोडिटी दी तो आपने अपने जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज या फिर मनी है आपने उस बंदे को दी तो नहीं, आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करी ना उस बंदे के अकाउंट के अंदर पैसे। तो वो क्या है, ई मनी है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी दैट रेफर टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी यूजिंग वेरियस प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि पेटीएम, भारत पे, फोन पे, जैसे हमने गुप्ता का डायलॉग है ना, तो बहुत सारे हैं, पे 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 बिल्कुल वैसे ही जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे भारत पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया। तो सर ये बात तो हमने कर ली मनी की, मनी का इंट्रोडक्शन देख लिया। अब सर मेन बात आती है कि अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जो मुझे लगता है कि सीबीएसई देखो तो अचानक से देता है टॉपिक। सीबीएसई को पता है क्या, बच्चा थोड़ा ढीला हो चुका है इस टॉपिक से रिलेटेड, सीबीएसई अचानक से वो टॉपिक दे देता है। तो मुझे लगता है यार ये वैसे ही एक टॉपिक हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है बार्टर सिस्टम और उसकी लिमिटेशंस क्या था बार्टर सिस्टम। क्यों आप लोगों को पता तो है बार्टर सिस्टम, पर मेरा भी फर्ज पड़ता है कि आपको अच्छे से वापस एक बार रिकॉल करा दूं कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो बार्टर सिस्टम के अंदर क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम इन व्हिच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ओके, बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है गुड्स के बदले में। जैसे ये दोनों जने कर रहे हैं, ये ऐसे क्या दे रहा है, एक मीट का पीस दे रहा है और उससे वापस क्या ले रहा है, एक फिश ले रहा है। तो वो क्या कर रहा है, गुड्स के बदले में गुड्स ले रहा है। ओके, इसे क्या कहा जाता है, इट इज आल्सो नोन एज सी टू सी इकोनॉमी। इसे सी टू सी इकोनॉमी भी कहा जाता है। ये बहुत बार एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि डैश सिस्टम ऑफ ओके डैश इकोनॉमी इज डोमिनेटेड बाय बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो वो कौन सी इकोनॉमी है, सी टू सी इकोनॉमी। सर सी टू सी इकोनॉमी क्या होती है, मैं कहता हूं कमोडिटी एक्सचेंज फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। वापस मेरे साथ साथ बोला करो कि कमोडिटी एक्सचेंज फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। तो ये क्या है, दैट इज कमोडिटी एक्सचेंज फॉर कमोडिटी इकोनॉमी, जिसके अंदर क्या होता है, वही सेम चीज है बार्टर सिस्टम की कि कमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं हम किसके बदले में, कमोडिटी के बदले में। देयरफॉर ये बहुत बार आता है, बच्चे सोचते हैं कि इसका आंसर बोलते हैं। देखो काफी चीजें सीबीएसई ऐसे देता है ना कि पता है यार इसका आंसर है, आंसर वही है, बहुत नॉर्मल सा आंसर होता है, पर सीबीएसई इस तरीके से घुमा के आपको क्वेश्चन देता है ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर लिखना क्या है। ठीक है, तो देयरफॉर सी टू सी इकोनॉमी इज डोमिनेटेड बाय बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ना, डैश इकोनॉमी इज डोमिनेटेड बाय बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, तो क्या लिखना है इसके अंदर, सी टू सी इकोनॉमी दैट इज कमोडिटी एक्सचेंज फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। तो सर बार्टर सिस्टम तो आपने बता दिया, अब बता दीजिए इसके ड्रॉबैक्स की। सर ड्रॉबैक्स क्या है, क्योंकि ड्रॉबैक्स इस साल देखो मन के अंदर से आता है, पर मैं गारंटी भी नहीं देता ये टॉपिक आएगा या नहीं आएगा। पर सीबीएसई को मुझे लगता है यार वो अचानक से टॉपिक देता है, तो हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम कोई भी टॉपिक को बिल्कुल भी ना छोड़े और हर एक टॉपिक को अच्छे से करें। तो ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, तो सर सिस्टम चल तो रहा था बार्टर सिस्टम, क्या दिक्कत आ गई कि हमें इस सिस्टम को मॉनेटरी सिस्टम के अंदर बदलना पड़ा। मॉनेटरी सिस्टम कौन सा, जो भी पैसों के अंदर डील करते हैं वही मॉनेटरी सिस्टम है। तो सर क्या जरूरत पड़ी कि हम बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी सिस्टम के अंदर आ गए। तो मैं कहता हूँ सुनो, इट इज बिकॉज ऑफ दीज ड्रॉबैक्स, ये इन ड्रॉबैक्स की वजह से है। साथ साथ ये अकेले इन ड्रॉबैक्स की वजह से हमने बार्टर सिस्टम को छोड़ा नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं। मल्टीप्लिकेसिटी ऑफ गुड्स, हमारी ज्यादा जरूरतें हो रही थी। अब जैसे मेरी जरूरतें ज्यादा है, ठीक है, और मेरे पास जो गुड्स है सर्विसेज है वो भी बहुत ज्यादा है, पर मुझे उसके लिए ढूंढने भी तो बहुत सारे लोग पड़ते हैं, मुझे अलग अलग चीजें ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड चाहिए। वो मैं आगे बताऊंगा क्या होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड आपको वैसे बता देता हूँ, दोनों की आपसी सहमति चाहिए। मुझे ये गुड उसके गुड्स के बदले में एक्सचेंज करना है, तो उससे भी आपसी सहमति होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं तेरे साथ गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ। तो मल्टीप्लिकेसिटी ऑफ अमाउंट, मेरी जरूरतें बढ़ रही थी पर सामने वाले की जरूरतें क्या पता ना बढ़ रही हो। ग्रेटर नीड ऑफ एक्सचेंज, और मुझे एक्सचेंज करना है, पर मैं वापस कहाँ इसे ढूंढने जाऊँ, भैया मेरी भेड़ों के बदले में कुछ ले रहे हो क्या, हाँ मुझे सोफा सेट चाहिए, हाँ ले जाओ मेरी भेड़ें ले जाओ, कितनी, अच्छा इतनी चाहिए, नहीं हो पा रहा यार बार्टर सिस्टम। आपको नहीं चाहिए क्या भेड़ें, अच्छा ठीक है, आपको अच्छा आपको गाय चाहिए, आपको आपको कुत्ते चाहिए, हमारे पास नहीं है। उस बंदे के पास भले लाखों भेड़े हो, उसे जो कमोडिटी चाहिए, अब सामने वाला कह नहीं रहा कि मुझे भेड़े चाहिए, वो कह रहा है भैया मुझे, तो वो कह देगा भैया मुझे ताजमहल चाहिए, अब हमारे पास थोड़ी है ताजमहल।
ओके, और ग्रेटर नीड ऑफ एक्सचेंज, हमारी एक तरीके से जरूरत नहीं पड़ रही है। इन सारी वजह से जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था उसे किस चीज से रिप्लेस कर दिया गया, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज से। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कौन सा, अभी भी बताया था। ऐसे खाली मत बैठे रहने की सर ही बताते रहेंगे, मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे ना तो मुझे गारंटी देता हूँ तुम लोगों को वापस ये चैप्टर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम एकदम तुम्हारे मन के अंदर दिमाग में इतना अच्छे से बैठ जाएगा ना, तुम वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा पहला ड्रॉबैक है लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट, लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट। तो सर लैक तो है डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट का, पर सर ये है क्या चीज डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट। मैंने कहा चलो इसे एग्जांपल से समझाता हूँ। चलो मान लेते हैं हमारे पास ये हमारे दो भाई हैं, ओके। दो भाई का नाम क्या है, एक भाई का नाम है शाहरुख, इनके हाथ थोड़े ऐसे बना देते हैं, हमारे शाहरुख भाई हैं, और दूसरी साइड हमारे सलमान भाई, ये थोड़े सीरियस टाइप, नहीं चलो इन्हें भी आसपास कर देते हैं, ओके। आज सलमान भाई भी खुश हैं एकदम, ये हमारे सलमान भाई की बेल्ट, और सलमान भाई भी यहाँ पे कर रहे हैं हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, और हमारे शाहरुख भाई पूरे। तो अभी क्या है, चलो मान लेते हैं हमारे दो भाई हैं, एक का नाम क्या है शाहरुख और दूसरे का नाम क्या है सलमान। ये दो भाई हैं हमारे, शाहरुख और सलमान, ठीक है। मेरे मन में तो था कि मैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी कर लूं, पर मैंने सोचा कि नहीं अभी नया नया चैनल है, नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे शाहरुख भाई और सलमान भाई है, ठीक है। तो अभी शाहरुख भाई क्या कहते हैं कि देख अब मान लेते हैं हम 2019 की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब शाहरुख भाई कहते हैं देख मेरे पास है ना टाइगर 3 की है ना स्क्रिप्ट आई हुई है, मेरे पास क्या आई हुई है, टाइगर 3 की स्क्रिप्ट आई हुई है, और डायरेक्टर चाहते हैं कि मैं टाइगर 3 करूं। सलमान भाई क्या कहते हैं, अच्छा यार मेरे पास भी है ना पठान की स्क्रिप्ट आई हुई है, मेरे पास कौन सी मूवी की स्क्रिप्ट आई हुई है, पठान की स्क्रिप्ट आई हुई है। तो अगर देखा जाए, अगर अभी देखें कि शाहरुख भाई के पास क्या है, टाइगर 3 मूवी है, सलमान भाई के पास क्या है, पठान मूवी है, लेकिन इन दोनों का ना अपने रोल ज्यादा जम नहीं रहे, कहते यार हमसे ज्यादा ना इसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। तो शाहरुख भाई क्या कहते हैं, यार मेरे पास अगर पठान होती ना, मेरे पास अगर पठान मूवी होती ना तो मैं 1000 करोड़ पार कर लेता। टाइगर भाई भी क्या, हमारे सलमान भाई भी कहते हैं यार मेरे पास अगर टाइगर 3 होती ना तो मैं भी 1000 क्या 2000 करोड़ पार कर लेता। तो हम इन दोनों की अगर देखा जाए, जो शाहरुख भाई को चाहिए क्या वो सलमान भाई के पास है, और जो सलमान भाई को चाहिए क्या वो शाहरुख भाई के पास है। तो अगर देखा जाए, अगर ऐसे एक म्यूचुअल एग्रीमेंट ये दोनों कर लेते हैं कि शाहरुख भाई क्या कहते हैं कि देख भाई तू टाइगर 3 ले ले, मुझे पठान दे दे, सलमान भाई भी क्या करेंगे कि चल ठीक है भाई तू मुझे, मैं तुझे पठान दे देता हूँ, तू मुझे टाइगर 3 दे दे। तो देखा जाए तो इन दोनों के अंदर इन दोनों की नीड सेटिस्फाई होगी, और इन दोनों ने एक दूसरे की कॉमोडिटी, यहाँ पे कॉमोडिटी क्या थी, इनकी फिल्म, इन्होंने एक दूसरे की कॉमोडिटी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर ली। तो यही तो होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि आपकी चीज जो आपके पास है जो किसी और को चाहिए, और उसके पास ऐसी कोई चीज है जो आपको चाहिए, और जब आप उन सारी चीजों को एक्सचेंज कर लेते हो उसी तो कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब अच्छे से मैं इसे डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। देखो डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट इंप्लाइज दैट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर दो इंडिविजुअल जैसे हमारे शाहरुख और सलमान, टू इंडिविजुअल आर इन नीड टू एक्सचेंज सच गुड्स, ऐसी जरूरत के अंदर है कि वो एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं, सॉरी दे आर गुड्स इन विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। अगर ये शाहरुख भाई और सलमान भाई क्यों एक्सचेंज कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को जरूरत है ना, कि वो कह रहे हैं नहीं यार मुझे ये वाली फिल्म चाहिए, तो वही तो है सेटिस्फाई करने के लिए क्या, अपनी नीड्स को। ओके इट इज डिफिकल्ट, अब ये जो है एक डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। चलो हमें शाहरुख भाई और सलमान भाई तो दोस्त थे, लेकिन अगर मान लो वहां पे शाहरुख भाई की जगह अगर विवेक ओबरॉय होते, शाहरुख भाई की जगह कौन होता अगर विवेक ओबरॉय होते, तो क्या सलमान भाई इतनी फ्रीली बात कर पाते, नहीं कर पाते। तो वो इतना नहीं हो पाता कि नहीं भाई, अपने सलमान भाई कहते नहीं नहीं आई नो मुझसे विवेक ओबरॉय से बात नहीं होगी, विवेक ओबरॉय भी कहते हैं नहीं नहीं अपनों से बात नहीं होगी ज्यादा। तो क्या हुआ, तो ये क्या एक डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता टू फाइंड अ पर्सन हु कैन सेटिस्फाई योर नीड, जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। जैसे शाहरुख भाई की नीड सेटिस्फाई हुई थी पठान के आने से, एंड इन टर्न यू कैन सेटिस्फाई हिज नीड, और शाहरुख भाई ने सलमान भाई की नीड कैसे सेटिस्फाई की थी, उन्हें टाइगर 3 की स्क्रिप्ट देके। Hence money as a medium of exchange has solved this problem, पर money एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर के ऊपर इन्होंने ये जो प्रॉब्लम थी डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट की वो सॉल्व कर दी। सर कैसे सॉल्व कर दी डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट की सिचुएशन, तो मैं कहता हूँ कि देखो अब मान लेते हैं कि ये एग्जांपल हमारे पास, ये हमारे पास अभी एसआर के भाई नहीं है, ये विवेक ओबरॉय भाई है। तो अब बीच के अंदर हम ले आते हैं एक एजेंट को, ठीक है। बीच के अंदर एजेंट का नाम क्या है, सेरा, बीच के अंदर एजेंट का नाम क्या है, सेरा है, ओके, हमारे सलमान भाई के बॉडीगार्ड। तो विवेक ओबरॉय क्या कहता है कि देख भाई मेरे पास है ना अभी करेक्ट नाउ
क्या नाम लेते हैं, टाइगर 3 की स्क्रिप्ट है, मैं इसे ना 2 करोड़ रुपए के अंदर बेचूंगा। कितने के अंदर? 2 करोड़ रुपए में बेच दूंगा। वो कहता है ठीक है भाई। अब शेरा क्या है, शेरा मान लेते हैं एक फिल्म प्रोड्यूसर है। चलो फिल्म प्रोड्यूसर शेरा को नहीं रहते, कोई बढ़िया से एग्जांपल लेते हैं। न्यू डोंट से ओके, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि विवेक ओबरॉय है हमारे पास, एक है हमारे पास विवेक भाई, ये थोड़े एक बार कान पकड़ लेते हैं। और ये हमारे पास सलमान भाई, ये हमारे पास सलमान भाई, ये भी अभी भी क्या कर रहे हैं, हुड हुड दबंग। ओके, ये हमारे पास सलमान भाई है, ये हमारे पास विवेक भाई हैं। विवेक भाई स्पेल तो कर लो, हाँ ठीक है। हमारे दोनों भाई हैं, एक का नाम क्या है विवेक और दूसरे का नाम क्या है सल्लू भाई। दूसरे का नाम क्या है सल्लू भाई। तब ये दोनों है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच के अंदर एक मान लेते हैं एक प्रोड्यूसर है, कोई भी प्रोड्यूसर, जैसे करण जौहर है, हमारे करण जौहर सर है इन दोनों के बीच में। ओके ओके, हमारे कौन से हैं ये, करण जौहर सर है, ठीक है। अब इन दोनों, अब करण जौहर सर की इनसे भी बनती है, इनसे भी बनती है, दोनों से बनती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि करण जौहर सर जो है ना विवेक ओबरॉय के पास गए, कहते कि भैया तेरे पास क्या है। वो कहते हैं देखो भाई मेरे पास है ना अभी पठान, मेरे पास अभी है ना टाइगर 3 की स्क्रिप्ट आई है। वो कहता अच्छा ये फिल्म है ना तू मुझे बेच दे, तू है ना ये फिल्म किसे बेच दे, मुझे भेज दे, ठीक है भाई। वो कहता है कितने रुपए लेगा, तो वो कहता भाई मैं 20 करोड़ रुपए लूंगा। कितने करोड़ रुपए लूंगा भाई, मैं 20 करोड़ रुपए लूंगा स्क्रिप्ट बेचने के। वो चलो कहता ठीक है, ठीक है। और अब करण जौहर के पास 20 करोड़ की फिल्म, उसने 20 करोड़ दिए विवेक ओबरॉय को, और किसकी स्क्रिप्ट ले ली, टाइगर 3 की स्क्रिप्ट ले ली। अब टाइगर आया हमारे पास, हमारे सलमान भाई है, वो कहता अच्छा भाई आपको क्या चाहिए यार, मेरे पास है ना अभी क्या नाम लेते हैं मुझे है ना पठान की स्क्रिप्ट चाहिए। अच्छा कहता भाई मेरे पास आई भी है, कितने की, 20 करोड़ की आई है, लो भाई। इसने 20 करोड़ रुपए दिए, और 20 करोड़ देने के बाद ये किसके पास आ गई, सलमान भाई के पास आ गई। तो देखा जाए मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्या इन्हें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना पड़ा, क्या सलमान भाई और विवेक भाई को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। क्यों? कि बीच के अंदर एक एजेंट आ गया। तो वही तो है डबल कॉन्सेप्ट। मनी ने क्या करते हैं, मनी बीच के अंदर काफी बार और ऐसे एजेंट्स ले आती है। जैसे अगर आपको मान लेते हैं आपको कोई पर्टिकुलर कमोडिटी चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको या तो डबल बार्टर सिस्टम के अंदर क्या करोगे, आप उस बंदे को ढूंढने की कोशिश करोगे जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, और इन टर्न आप उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सको। लेकिन जब मनी आ गई तो आप क्या करोगे, आपके पास पर्टिकुलरली कोई कमोडिटी, आप दुकानदार को बेचोगे जिस भी बंदे को चाहिए उस बंदे को बेचोगे, उससे पैसा लोगे, और उस पैसे से अपनी कमोडिटी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसे परचेज करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करोगे। दूसरा आ जाती है हमारे पास लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। सर मेजर ऑफ वैल्यू क्या है, मैं कहता हूं कि अमाउंट। अब जैसे इसके अंदर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे हमारे पास है ना यहाँ पे 3 बंदे हैं, ठीक है, वापस 3 बंदे, एक है, वापस एग्जांपल ले लेते हैं हम अपने। जैसे अब हमारे पास 3 स्टार्स हैं, ओके, अब हमारे पास 3 स्टार हैं। ये हमारे पास हमारे शाहरुख भाई, सलमान भाई, और एक हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट, एक हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट, मिस्टर आमिर खान। आई लव यार दिस वाज लाइक, चलो आया हमारे आमिर खान सनी, ये हमारे सनी देओल बाजी हैं, ये हमारे सनी बाजी हैं, जिनके अभी गदर 3 आने वाली है, सनी बाजी। तो सनी बाजी क्या कहते हैं। अब जैसे हमारे 3 दोस्त हैं, अब हमारे शाहरुख भाई जो है उन्होंने किसका धंधा करा हुआ है, हमारे शाहरुख भाई के पास क्या है, एप्पल्स हैं। हमारे शाहरुख भाई के पास क्या है, एप्पल्स हैं। हमारे सनी भाजी हमारे देसी बंदे हैं, इनके पास अभी ऑरेंजेस है। वो कहते हैं भाई अभी पंजाब से ताजा ताजा ऑरेंजेस है हमारे पास, क्या है हमारे पास, और हमारे पास सनी पाजी के पास, हमारे सनी पाजी के पास ऑरेंजेस है। हमारे सलमान भाई भारी पर्सनैलिटी वाटरमेलन लेके चल रहे हैं, क्या इनके पास वाटरमेलन है, ठीक है। अब ये तीनों चले लेके अपने अपने चीजें, शाहरुख भाई के पास क्या एप्पल्स हैं, सलमान भाई के पास वाटरमेलन है, और हमारे सनी भाजी के पास ऑरेंजेस है। तब क्या बात हुई कि आप ये देखिए, अब इसके अंदर जैसे आप सलमान भाई कहते कि देख एक शाहरुख भाई से कि देख मैं अगर है ना, इसमें क्या कहा हुआ है कि एक वाटरमेलन के बदले में ना 3 एप्पल्स लूंगा। क्या कहते हैं, देखो सलमान भाई शाहरुख भाई से क्या कह रहे हैं, देख भाई मेरे पास एक तरबूज है ना, मैं तुझे एक तरबूज दूंगा, तो उसके बदले में मुझे 3 सेब दे। क्या कमोडिटी इक्वल हुई? नहीं सर, एक तो मतलब आपके मन में आ रहा होगा ना कि सर तरबूज मतलब थोड़ा भारी आइटम है, और उसके बदले में हम क्या ले रहे हैं, 3 सेब ले रहे हैं, तो वो क्या कह रहा है। तो अगर आप देख लो थोड़ा इम्बैलेंस सा नहीं लग रहा कि सर ये बात थोड़ी सेट नहीं हुई, मतलब एक कमोडिटी के बदले में तो एक ही गुड आ जाना चाहिए ना, ये बात थोड़ी सेट नहीं हुई।
वही बात है ना। तो इसके अंदर क्या था, मेजर ऑफ वैल्यू होती क्या चीज है कि आपको पता नहीं चल रहा कि आप कितने अमाउंट देनी चाहिए आप लोगों को, आपके पास यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं, आप सिर्फ अप्रोक्सीमेट आइडियाज कर रहे हो। जैसे उन्होंने क्या देखा, वाटरमेलन की कीमत थी, वो कहते चल यार तू मुझे ना 3 सेब दे दे इसके बदले में, एक वाटरमेलन के बदले में 3 सेब। वहीं पे फिर सनीबाजी आ गई, इन्हें पता है इनकी गदरथरी चलनी थी। इन्होंने क्या कहा, भाई तेरे पास संतरे, एक काम कर, एक वाटरमेलन के बदले में 4 संतरे दे दे। ठीक है, उसने 4 संतरे दे दिए। लेकिन अगर देखा जाए अब ये जो बात है ये थोड़ी हजम नहीं है यार। जब वो एप्पल्स लेने गया तब उन्होंने कितने रुपए लिए, तो कितने एप्पल्स लिए, 3। जब वो ऑरेंजेस लेने गए तब उन्होंने 4 ऑरेंजेस लिए। क्यों भाई, क्या ये मेजर ऑफ वैल्यू के अंदर गलती नहीं है? वही सेम बात है, इन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज देयर वाज नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं थी, ड्यू टू व्हिच द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी मेजर, जिस वजह से जो वैल्यू थी गुड्स और सर्विसेज की वो मेजर नहीं कर पाई। ओके, हेंस क्वालिटी एंड क्वांटिटी सेटिस्फैक्शन वर लैकिंग, हेंस क्वालिटी और क्वांटिटी सेटिस्फैक्शन दोनों ही लैक कर रहे थे। मनी हैज प्रोवाइडेड कॉमन सिस्टम कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू एंड हेंस अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। काफी बच्चे पूछते हैं सर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कैसे होगा। मैंने कहा जब अमाउंट आने लग पड़ी, जब हमें मनी के टर्म्स में पता चल गया कि जैसे एप्पल्स, हम इनकी बात करें कि एक एप्पल जैसे अगर मान लेते हैं 20 रुपीज का, एक एप्पल कितने का, 20 रुपीज का है। तो अब हम ये जो अमाउंट है, ये जितने भी अगर देखा जाए, जब हम इसे मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो हम इनके रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम इनके बारे में अकाउंट्स बना सकते हैं। जैसे हमने कितने सेब्स खरीदे, हमने कितने एप्पल्स खरीदे, हमने कितने बनानास खरीदे, हमने कितने वाटरमेलन्स खरीदे, हम इन सब की क्या कर सकते हैं, हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, हम इन सब का रिकॉर्ड रख सकते हैं, यानी कि इन शॉर्ट में अगर कहूं हम इन सब का एक तरीके से कहें कि अकाउंट्स बना सकते हैं। तो इन्होंने हमें क्या प्रोवाइड किया, एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ही तो प्रोवाइड किया इन लोगों ने हमें। ओके, आई होप आप लोगों को मेजर ऑफ वैल्यू समझ आ चुका होगा। आ जाते हैं हम अपने थर्ड के ऊपर। तीसरा हमारे पास लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। सर डेफर्ड पेमेंट्स क्या होती है? मैं कहता हूं डेफर्ड पेमेंट्स आर दोस पेमेंट व्हिच आर मेड इन फ्यूचर। डेफर्ड पेमेंट्स कौन सी पेमेंट होती हैं, जो कि फ्यूचर के अंदर करी जाती है। ओके, लैक डेफर्ड पेमेंट्स रेफर टू दोस पेमेंट व्हिच आर मेड इन फ्यूचर। तो डेफर्ड पेमेंट रेफर टू दोस पेमेंट व्हिच आर मेड इन फ्यूचर। इन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज देयर वाज नो डेफर्ड पेमेंट्स, कोई भी डेफर्ड पेमेंट्स नहीं थी। सर क्यों नहीं होती थी डेफर्ड पेमेंट? मैंने कहा यार इसके पीछे ना बहुत सारे रीजंस थे, एक एक करके रीजंस एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या रीजन थे। पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डेफर्ड पेमेंट क्यों? क्योंकि सबसे पहला रीजन ही क्या था, मोस्टली हैंड टू हैंड ट्रांजैक्शंस वर ऑनर्ड, कि एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ से ले। वो ऐसे ही होता था बार्टर सिस्टम के अंदर, अगर मैं एक हाथ से तुझे कमोडिटी दे रहा हूं तो दूसरे हाथ से मुझे वो तू कमोडिटी दे। अब ये क्या बात होगी ना, अब वो आपने एक बंदे से कमोडिटी तो ले ली, जब देने की बारी भाई 3 महीने बाद आना, 3 महीने बाद में दूंगा। तो ऐसी ट्रांजैक्शन आपको लगता है बार्टर सिस्टम के अंदर एक्सेप्ट करी जाती होंगी? नहीं करी जाती। ओके, ऑल्सो द फॉलोइंग प्रॉब्लम वर फेस, और अगर काफी लोग ऐसे दिलदार हो भी जाते, जो निकल भी जाते, मतलब ऐसे मान भी जाते कि चल ठीक है कर देना, तो उन्हें भी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। मेजरली 2 मेजर प्रॉब्लम्स थी। क्या क्या थी? द बोरर मे नॉट बी एबल टू अरेंज द गुड्स एंड कमोडिटी ऑफ द सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। यानी कि आपने वापस देना, आपने उससे कह दिया, जैसे हमने सलमान भाई ने कहा था, एक तरबूज ले जा तो एक काम कर, जब तेरे सेब अच्छे से बन जाए ना, तब है ना, जो एकदम मीठे से हो जाए, तब एक काम करना, वो सेब मुझे तब भेज देना। अब शाहरुख भाई थोड़े खराब, मतलब शाहरुख भाई का ऐसा हो गया कि यार अब सेब है ना थोड़े खराब हो गए किसी कारणवश। अब शाहरुख भाई के लिए क्या प्रॉब्लम आ गई? अब यहाँ पे गौरव की जगह हम शाहरुख भाई देखें, द शाहरुख भाई मे नॉट बी एबल टू अरेंज द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द सेम क्वालिटी, कि जिस टाइम अगर देखा जाए, अगर पर्टिकुलर टाइम के अंदर जिस तरीके की सेब की क्वालिटी थी, आज उस तरीके की सेब की क्वालिटी नहीं रही, या तो वो खराब होगी ज्यादा। तो पहले पर्टिकुलरली अगर देखा जाएगा, अगर गुड्स की क्वालिटी डाउन होगी, पर बात कौन से गुड्स की हुई थी? जो उस टाइम डील हुई थी ना, उन्हीं टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज की बात हुई थी। अगर उनका जो लेवल है, जो स्तर है, वो नीचे गिर जाए, अगर आपको कोई कहे कि भैया इस चीज के बदले में ना मैं तुझे 2-3 महीने बाद है ना बेस्ट क्वालिटी की चीज देता हूँ, वो आपको दे दे घटिया क्वालिटी की, क्या आप लोग उसके अगेंस्ट कहोगे नहीं यार तूने क्या बात करी थी, तूने क्या कर दिया? तो बोरोवर क्या होता है ऐसे केसेस के अंदर, काफी बार ऐसा होता है कि बोरोवर ऐसी गुड्स और सर्विसेज अरेंज ही नहीं कर पाता, ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज अरेंज ही नहीं कर पाता। दूसरा मेजर होता है, तो कमोडिटी माइट गेन और लूज इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। बात हुई थी सलमान भाई और शाहरुख भाई की, भाई इनकी बात मान लेते हैं कि अभी गर्मियों के अंदर हुई थी, गर्मियों के अंदर सेबों की ज्यादा डिमांड नहीं थी, लेकिन अब जैसे सर्दियों के अंदर रीपेमेंट की बारी है, शाहरुख भाई कहते हैं कि नहीं भाई देख अब सेबों के दाम बढ़ चुके हैं, अब अपने देख अब सेब है ना अब अच्छे खासे हैं, मेरे सेबों की बहुत पॉपुलैरिटी है, अब मैं ना थोड़े कम मतलब अब थोड़े महंगे बेचूंगा। तो कमोडिटी जिसके अंदर डील हो रही है ना, वो माइट गेन और लूज इट्स वैल्यू, या तो ज्यादा हो जाए कम हो जाए एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। अगर मान लेते हैं केस अगर कम हो जाती है तो अब सलमान भाई क्या कहेंगे, यार देख अब ये सेब मैं लूंगा, तो अब इनकी क्वालिटी एक्चुअल में देखा जाए तो कम ही है ना। मैंने भले 1 किलो सेब की बात करी थी, लेकिन आज 1 किलो सेब है ना
ज्यादा मतलब इतनी वैल्यू नहीं है, मुझे 2 किलो सेब चाहिए उसके बदले में। तो कमोडिटी जो है वो क्या कर सकती है, अपनी वैल्यू गेन भी कर सकती है तो लूज भी कर सकती है। Therefore, money being stable and durable have solved this problem। पर अब मनी देखा जाए, मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, क्योंकि अब अगर देखा जाए बीआर का कंसेप्ट आपको पता है, चेक का कंसेप्ट आपको पता है, तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से आपको ऑफर ही तो कर रही है। अगला हमारे पास आता है लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या कहते हैं सर, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, स्टोर ऑफ वैल्यू एक जगह एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करना, और इन दोनों के अंदर बार्टर सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी कमी थी। सर क्या कमी थी? सर देखो एक चीज पहले बताओ, जो जनरली देखा जाए बार्टर सिस्टम के अंदर हम कौन से गुड्स की बात करते हैं, पेरिसेबल गुड्स। सर पेरिसेबल गुड्स क्या कौन से होते हैं, आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हम जनरली उनकी बात करी जाती है, ठीक है। अब देखा जाए ऐसे गुड्स को स्टोर करना क्या इजी है या थोड़ा डिफिकल्ट है? सर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब ऐसे गुड्स को स्टोर करने के लिए एक टेम्परेचर भी तो उनके अकॉर्डिंग ही रखना पड़ेगा ताकि गुड्स स्पॉइल ना हो। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो उससे क्या होगी, कॉस्ट सर बढ़ेगी, इसके अंदर से कॉस्ट बढ़ेगी ना, इसके अंदर बच्चा भी सोचता है हाँ यार कॉस्ट तो बढ़ेगी इसके अंदर, तो कॉस्ट तो डेफिनेटली बढ़ेगी क्योंकि हमारी वेयर हाउसिंग है। और ऑल्सो अगर आपको अपने जो कमोडिटी है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है, तो क्या उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज्यादा है कि हाँ सर हमें बड़े बड़े ट्रक्स को मतलब लेके आना पड़ेगा, ताकि वो जब ट्रक्स के अंदर हमें लोड करना पड़ेगा, उसके बाद वो एक पर्टिकुलर जगह पहुंचेंगे, उसके बाद वहां से हमें अनलोड करना पड़ेगा। तो बहुत लंबा कंसेप्ट है। मैंने यही तो प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम के अंदर। ओके, सेविंग्स आर पॉसिबल ओनली बाय द वे ऑफ स्टोरेज। कि अगर बंदे को सेविंग्स करनी है तो वो क्या करता, अपने फलों सब्जियों को सेव करके रखता। ओके, स्टोरेज, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस एज मोस्ट ऑफ द गुड्स वर पेरिसेबल गुड्स। ज्यादातर गुड्स क्या थे, पेरिसेबल गुड्स थे, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थे, व्हिच फेस द प्रॉब्लम, किस किस की, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज बहुत ज्यादा थी, स्पॉइलेज हो जाता था, प्रॉब्लम ऑफ क्विक सेल। प्रॉब्लम क्या थी, क्विक सेल की, क्योंकि अगर वो स्पॉइल होते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ, तो उन्हें एक और डर होता है कि यार हमें ना अपने गुड्स एंड सर्विसेज को है ना सही टाइम के ऊपर मतलब भेज देना ताकि वो और ज्यादा स्पॉइल ना हो। सो ऑल्सो इट वाज सो वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसफर कमोडिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये भी बहुत ज्यादा, मैंने कहा था ना कि एक ट्रक से अंदर लेके जाना फिर दूसरी जगह लेके जाना, तब तक अगर रास्ते के अंदर ऐसे वेदर कंडीशन फेवरेबल नहीं थी तो आपके गुड्स भी क्या हो सकते हैं, स्पॉइल हो सकते हैं। Therefore, money as being a stable and durable medium solve the our problem। इस सारी जो मैंने सॉल्यूशन बताया ना मनी के, ये सारी चीजें है ना आपको फंक्शंस ऑफ मनी के अंदर ना बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करी गई हैं। फंक्शन ऑफ मनी की भी वीडियो आ चुकी है, आप उसे भी प्लीज चेकआउट कीजिएगा। तो इसके अंदर मैं वैसे बता देता हूँ मनी क्या कहना चाहती है। एक्चुअल के अंदर पता है फंक्शन ऑफ मनी और ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम के अंदर क्या है, हम ड्रॉबैक्स के अंदर बात करते हैं कि क्या क्या कमियां थी, फंक्शंस के अंदर जो उन कमियों के हल है ना उन्हीं को डिस्कस किया गया है। ओके, तो मनी क्या है, मनी बीइंग स्टेबल। अब मनी स्टेबल है। अब एक चीज बताओ, क्या पैसे को स्टोर करने में ज्यादा जरूरत है? नहीं सर, कोई पे मतलब पैसे तो इट्स लाइक मतलब वेरी इजी टू ट्रांसफर। आपको पैसे ले मतलब अगर आप देखा जाए या तो आप डिजिटल कैश रख सकते हो, उसके अंदर तो कुछ है नहीं। अगर आपको कैश भी रखना है, आप जनरली क्या कर सकते हो, अपनी जेब के आपके वॉलेट के अंदर रख सकते हो। आपको कुछ ज्यादा टफ एंड रफ मतलब रफ एंड टफ कंडीशंस तो नहीं होगी कि आपको एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पे बहुत भारी एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। नहीं, पैसे को स्टोर करना आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर स्टोर कर सकते हो, या फिर शिवाजी दा बोझ देखिए तो अपनी घरों की छतों के जो टाइलों के नीचे भी सेव कर सकते हो। आपके पास बहुत सारी जगह है यार, मतलब पर पैसा देखा जाए, क्या पैसा इजी टू स्टोर है? पैसा इजी टू स्टोर है, यस सर है। क्या इजी टू ट्रांसफर है? जी हाँ सर, इजी टू ट्रांसफर भी है, इजी टू स्टोर भी है। यानी कि पैसा देखा जाए गुड बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग पैसा बहुत ही ज्यादा इजी टू स्टोर है, इजी टू ट्रांसफर है। ये हम फंक्शन ऑफ मनी के अंदर और अच्छे से समझेंगे। Okay, therefore during barter system of exchange के अंदर therefore during the barter system of exchange क्या क्या नहीं था, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं थी, कोई ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं थे। क्योंकि देखा जाए ऑर्गेनाइज मार्केट क्यों नहीं हो गया, क्योंकि जनरली बंदे क्या थे, क्योंकि बार्टर सिस्टम के अंदर ट्रीट करते थे और उनका ऐसा नहीं होता था, एक पर्टिकुलर ट्रेडर के पास नहीं जाते थे कि ट्रेडर उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करे या ना करे, कुछ नहीं पता। नो लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्यों नहीं करते थे, कि उनके मन में एक डर होता था कि यार अगर हमने लार्ज स्केल प्रोडक्शन करी, कि अगर हम लोगों ने लार्ज स्केल प्रोडक्शन करी और जो सामने वाला बंदा है वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो एक चीज से हमारी तो प्रोडक्शन जो हुई वो वेस्ट हुई ना। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम थी इन सबको किसने सॉल्व किया, मनी ने सॉल्व किया। क्यों, मनी ने सारी चीजों का पॉसिबल बना दिया। मनी की वजह से अब स्पेशलाइजेशन भी हमारे पास, ऑर्गेनाइज मार्केट भी और लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी अब होती है। सो दीस वर ऑल द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। टिल देन अब देखते रहिए हमारे आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन को, और अगली वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं। फंक्शंस ऑफ फॉर्म्स ऑफ मनी दोनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। टिल देन सी यू गाइस, और तब तक डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस।